मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप रिवीजन ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको सब कुछ अचीव करवा सकता है। अगर आपने पढ़ लिया एक बार और हमको लगता क्या है कि हमने एक बार अगर पढ़ लिया है तो सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। और देखो होता भी ऐसा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि रिवीजन करने पे थोड़ा-सा ना आलस आता है। तो प्लीज़ आलस ना करें। 10 मिनट अगर लेट के आप 10 मिनट टाइम देते हैं तो हम आपको एक चैप्टर रिवाइज़ करवा देंगे। क्योंकि हम करवा रहे हैं 30 डे में 30 टॉपिक्स यानी कि 30 चैप्टर ऑलमोस्ट रिवीजन और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाइली वेटेड टॉपिक्स को 10 मिनट में रिवाइज़ करवा रहे हैं। तो आज है हमारा डे 15। आज है हमारा डे 15 जिसमें हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक होगा इवोल्यूशन, डे 15 इवोल्यूशन। पहला हमारा आता है कि व्हाट इज इवोल्यूशन, आखिर इवोल्यूशन है क्या? उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसकी नीड क्यों पड़ी। कहता है कि द ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर अ जनरेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस आए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, या फिर मैं कहूँ कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसी को हम कह देते हैं इवोल्यूशन। अब कह रहा है कि इवोल्यूशन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसी। तो हम एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन, है ना? स्पेसिएशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसी, ठीक है? और नेक्स्ट कह रहा है कि इट लीड्स टू द न्यू स्पीसी। हाँ, नए स्पीसी बनने का कारण भी इवोल्यूशन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बेस्ड ऑन वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये जो हमारा इवोल्यूशन है ये किस कौन कौन से चीजों के बेस पे बनता है? एक है वेरिएशन के बेस पे आता है इवोल्यूशन, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीसी। याद रखना आपके एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से कई बार पीवाईक्यूज हैं जो कि नीट में एज इट इज आए हैं और बोर्ड्स में तो हर साल आते हैं। पहला इसमें कि देखो ये है क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसी कहता है कि लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। देखो कह रहा है कि लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्ली अर्थ, मतलब कि पहले से अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। और समझना यहाँ पे ओपेरिन और हेल्डेन ने प्रपोज किया था एक थ्योरी जिसका नाम था केमिकल इवोल्यूशन। और इस केमिकल इवोल्यूशन ने कहा था कि हर ऑर्गेनिक कंपोनेंट कभी ना कभी किसी ना किसी एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलके बनी है, ठीक है? और इसी के बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया है, जो कि आप यहाँ पे एक रिवीजन करके हम देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल देखना है तो हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज में बताया है, जाके ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये किस में कहा गया था? यही हेल्डेन एंड ओपेरन थ्योरी में, यानी कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। आखिर हमें कैसे पता चले कि यार इवोल्यूशन हुआ ही है? क्यों? क्योंकि एविडेंस मिले। जब कोई चीज के सबूत मिलते हैं तभी तो हम मानते हैं कि ये चीज सच में हुई होगी। तो पहला है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको पता है, ये जो चीज देख के बताया जाए, ठीक है, उसके अपीयरेंस से। तो यहाँ पे है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में दिया एग्जांपल कि सिमिलर स्ट्रक्चर जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल कि 4 लिम्स ऑफ मैमल्स में हम भी आते हैं, हमारे हाथ, ठीक है, और व्हेल के जो फिन्स हैं, ये दोनों के काम भले ही अलग हों लेकिन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। यही एक एग्जांपल है कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब ऐसा माना जाएगा कि हम दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन रहे होंगे, ठीक है? बी है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में सिंपल है कि सिमिलर अर्ली एम्ब्रियोज, जैसे हम पहले एम्ब्रियो बनते थे जाइगोट के बाद, वैसे अभी भी बनते हैं। तो मतलब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का बनना ये खुद में ही एक बहुत बड़ा एविडेंस है, ठीक है? सी है हमारा पैलियो ऑन्टोलॉजिकल एविडेंस। इसका मतलब होता है फॉसिल फ्यूल कह रहा हूँ, फॉसिल्स के बारे में। मतलब यहाँ पे फॉसिल्स जो होते हैं वो खुद ही शो करते हैं इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को। क्यों? क्योंकि हमें कई ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक की ऑलमोस्ट सिमिलरिटी दिखी, ठीक है? फोर्थ है हमारा होमोलोगस एंड एनालोगस के बारे में। देखो सिंपल सा है, दोनों में कंफ्यूज कभी मत होना, एक को पकड़ लेना दूसरे को उल्टा कर देना। होमोलोगस कहता है कि ओरिजिन सेम होगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। तो एनालोगस क्या कहेगा? एनालोगस कहेगा कि ओरिजिन डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम होगा, ठीक है?
तो यहाँ पे सेम ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है, किसमें? होमोलोगस में। ठीक है, इट शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज मतलब क्या चीज? कोई चीज डाइवर्ज हो रही हो, मतलब कि पॉइंट इवोल्यूशन को शो करता है। ठीक है, डाइवर्जेंट नहीं, सॉरी, डाइवर्जेंट मतलब फैलना, डाइवर्जेंट मतलब कि आपको ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं ये आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, मतलब फैला हुआ। देखो ऐसे डाइवर्ज हुआ ना, डाइवर्सिटी, डाइवर्ज। एनालॉगस की बात करें तो होमोलोगस का उल्टा, इसमें डिफरेंट ओरिजिन होते हैं लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। इट शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे आपको पॉइंट इवोल्यूशन दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ज होता, कन्वर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कन्वर्जिंग रेज मतलब कि जो एक पॉइंट पे आके मिल जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। एनालॉगस का एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। वहीं पे होमोलोगस का एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड व्हेल। फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड व्हेल दोनों के ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री में आता है, एविडेंस ये भी है। ठीक है, एनालॉगस की बात करूं तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, मतलब बर्ड और इंसेक्ट दोनों के पास विंग्स है। ठीक है, ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, उड़ने का काम है ना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट डार्विन थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली वेटेज, मतलब इस चैप्टर का पर्टिकुलर हाईली वेटेज कंपोनेंट है। देखो डार्विन थ्योरी जो है वो नेचुरल ऑफ सिलेक्शन जो है वो 5 मेन पॉइंट से जुड़ी हुई है। पहला है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं मॉस्किटो में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है किसी एक टाइम पे। ठीक है, और सेकंड है वेरिएशन जो कि ह्यूमंस में दिखता है सारे होमोसैपियंस, लेकिन हर एक होमोसैपियन में भी कुछ ऐसा अंतर है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करूं तो जैसे माना जाता है कि सारे जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये उस समय खाना इनको ऊंचे मतलब पेड़ों से मिला, तो ऐसे खाते खाते ऐसे माना जाता है कि इनकी गर्दन लंबी हो गई। अब जो नहीं खाना पा पाया वो खत्म हो गया। तो ये एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि अब लंबे जिराफ उनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस का एग्जांपल हो गया सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। आपको पता ही है, जो फिट रहेगा, जो भाग गया, मतलब शेर ने दौड़ाया, अगर ऑर्गेनिज्म फिट रहा, दौड़ गया तो बच गया, तो वो क्या है? सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। नहीं दौड़ पाया, नहीं फिट है, नहीं दौड़ पाएगा, खाया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब ये होता है कि नए स्पीसी का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कॉल्ड स्पेसिएशन। क्यों होता है ये क्यों होता है? ऐसा 4 कारणों से होता है। नए स्पीसी का जो बनते हैं वो 4 तरीकों या फिर 4 कारणों से हो सकता है। ठीक है, पहला जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि किसी एक पॉपुलेशन में से जीन पूल का इफेक्ट हो जाना। ठीक है, अब जीन पूल क्या है? जीन पूल कहता है किसी एक पॉपुलेशन में उसकी पूरी कुल मिला के कितनी जीन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन क्या है? सडन परमानेंट चेंज। इसको हमने लास्ट लेक्चर में पूरा एक लेक्चर ही लिया है, तो प्लीज ऊपर जाके देख लें। ठीक है, म्यूटेशन में सडन आपके जीन या क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, बदलाव आ जाए, वो परमानेंट हो। और एक कारण क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली जो सेलेक्ट हुए हों। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कि मान के चलो मेल और फीमेल सेम ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन चले गए, बीच में बैरियर है, तो मतलब इनमें रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्डी-विंगर प्रिंसिपल। हार्डी-विंगर प्रिंसिपल ये कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी एक पॉपुलेशन में, अगर इन 5 कारणों से, अगर वहाँ पे कोई म्यूटेशन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो, मतलब कोई नई स्पीसी ना आ जाए, और कोई वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ना हो। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन हो, और जहाँ पे रैंडम मीटिंग, मतलब सबको अपना पार्टनर चुनने का हक हो, मतलब चॉइस हो। ऐसे कंडीशंस में कोई भी फ्रीक्वेंसी, ऐसे कंडीशंस में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको एक इक्वेशन से समझाया गया है कि p² + 2pq + pq² = 1। ऐसा यहाँ पे p और जो q है ना, p यहाँ पे दर्शाता है यानी दिखाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और q दिखाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील को। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिवीजन सेशन है, आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ ऊपर कमेंट में वहाँ पे मैं ऊपर आई सेक्शन में प्रिंट कर दिया है वीडियो, वहाँ जाके देख लो।
नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स क्या है? होमोलोगस, होमोलोगस मतलब क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट पॉपुलेशन, फैले हुए। एनालोगस जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। डार्विन प्रपोज किए थे नेचुरल सिलेक्शन को, और फॉसिल्स जो है प्रोवाइड करते हैं हमें डायरेक्ट एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। वन लाइनर की बात करूँ तो इवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस दैट कम्स फ्रॉम द लॉन्ग ओवर द टाइम। होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन, एनालोगस मतलब सेम फंक्शन, और उल्टा कर देना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है ये नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन मींस, इवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रेजुअल चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है हु प्रपोज्ड केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? तो केमिकल इवोल्यूशन हमें दिया था ओपेरिन और हेल्डन ने। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो क्या शो करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स फैला हुआ मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। और विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट का बर्ड, इंसेक्ट और बर्ड के विंग्स जो है, देखो ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, उड़ने के काम आता है, मतलब ये किसका एग्जांपल है? एनालोगस का। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रिफर्स टू, ये किस चीज़ को रिफर करता है? नेचुरल सिलेक्शन को। फॉसल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, फॉसल्स किस चीज़ के एविडेंस देते हैं? ये एविडेंस देते हैं इवोल्यूशन को, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। सेवेंथ है विच इज नॉट हार्डी विंगबर्ग कंडीशन, कौन सी यहाँ पे हार्डी विंगबर्ग कंडीशन नहीं है? पहला रैंडम मेटिंग, ये तो है। लार्ज पॉपुलेशन, ये भी है। म्यूटेशन यहाँ पे नहीं है, तो म्यूटेशन होगा। स्पेसिएशन इज फॉर्म्ड ऑफ, स्पेसिएशन किस चीज से बना हुआ है? पहला है सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन, न्यू स्पीसीज। स्पेसिएशन नई स्पीसीज बनता है। एनालोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं? एनालोगस ऑर्गन पॉइंट इवोल्यूशन शो करते हैं, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन की थ्योरी किस चीज पे बेस्ड ऑन है? तो डार्विन की थ्योरी बेस्ड है किस पे? नेचुरल सिलेक्शन पे, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिवीजन सेशन है, यहाँ पे हम रिवाइज करवाएंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं बताएंगे। डेप्थ में देखना है तो आप डिटेल लेक्चर जाके देख सकते हो, ठीक है। हमने वहाँ पे एकदम एक एक पॉइंट क्रिस्प बताया हुआ है, एनसीईआरटी की एक लाइन एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये लेक्चर जरा भी पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे हेल्दी।